दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भौतिक विज्ञान खंड के अंतर्गत ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए, त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट दाब ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जहां पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जैसे ठोस, तरल और गैस साम्य अवस्था में अस्तित्व में होती हैं। त्रिक बिंदु वहाँ होता है जहाँ ठोस तरल, ठोस गैस और तरल गैस साम्यावस्था रेखाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए जल का त्रिक बिंदु तापमान 273.16 केल्विन तथा 611.5657 पास्कल द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है कैसे? ठोस और द्रव में, ठोस और निर्वात में, गैस और द्रव में या निर्वात और गैस में? तो दोस्तों संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में हो सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संवहन या कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों में तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल जो है संवहन के द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है। संचालन, संवहन और विकिरण, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों आप जानते हैं कि थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचलन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए थर्मस फ्लास्क जो होता है लंबे समय तक कोई तरल ठंडा या गर्म रहता है। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जो जलन है उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। इसका कारण क्या है? तो आप जानते भी होंगे, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। इसे जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। इसलिए वाष्प से जलना ज़्यादा गंभीर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो उत्तर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80, 336, 720 या 620? तो सही उत्तर है 720 कैलोरी। दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी हो जाएगी। कैलोरी जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है 100 कैलोरी होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से वाष्प में हुए परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा 540। तो 80, 100 और 540 मिला के 720 कैलोरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे?
तो उत्तर है, आपने छोटी कक्षाओं में या 9th-10th में ज़रूर पढ़ा होगा, -40 डिग्री याद रखिएगा। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। किसी सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। जब इसमें सॉल्व करेंगे तो C का मान -40 हो जाएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड वो तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो ये है -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है मेल खाते हैं कितने डिग्री? तो सही उत्तर है -40 डिग्री पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? आपको बताना है। तो इसको उसी सूत्र से C/5 बराबर F-32/9, जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम, F फ़ारेनहाइट तापक्रम। तो C/5 बराबर 2C - 32/9, तो F बराबर 2C में सूत्र रखने पर तो 9C बराबर 10C - 160 हो जाएगा। C = 160। तो याद रखिएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम दुगुना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो उत्तर है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 एक्यूरेट होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में इसका मान 310 केल्विन होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 + 273, ये हो जाएगा 310। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो यहाँ पर C = F-32 × 5/9 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट तापक्रम 98.4 है, तो 98.4 - 32 × 9/9, तो ये 36.89 या 36.9 सेंटीग्रेड, या यूँ कहें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यदि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको बताना है। तो सेल्सियस स्केल पर 36.9 डिग्री तापमान होता है। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर। तो सही उत्तर है केल्विन। दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो 200 डिग्री को जब आप सेल्सियस में C/5 बराबर F-32/9 से बदलेंगे तो सही उत्तर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में C और F हैं। C और F का संबंध F बराबर 9/5 C + 32 हो, तो F तथा C का संबंध क्या होगा? तो आप जानते हैं F = 9 C/5 + 32, ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आपको बताना है। तो C/5 बराबर F-32/9 को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो F = 9/5 C + 32, तो आप जान लीजिए F = 9/5 × 40 + 32, तो 72 + 32 104। तो याद रखिएगा 40 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है दोस्तों, उसका जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान होगा वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो सही उत्तर है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेम वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है?
तो उत्तर है एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। दोस्तों आप जान लीजिए एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी तापमान हो जाने पर भी ये द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा एल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित इंजन या ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मीथेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल? तो सही उत्तर है एथिलीन ग्लाइकॉल। दोस्तों स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परम शून्य तापमान। देखिए परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से जो परम शून्य तापमान है उससे न्यूनतम जो है तापमान संभव नहीं है, क्योंकि परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है और इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस में परिभाषित किया जाता है। तो सही उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्म करने से विस्तारण। देखिए ऑप्शन केवल ठोस पदार्थ में पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो दोस्तों गर्म करने से विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व घटा देता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है। याद रखिएगा, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गलित द्रव में प्लवन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के तापमान का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए पहला है कि तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की अपेक्षा सदा उष्णतर रहा है, और दूसरा है तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का तापमान किसी भी समय एक सा नहीं रहा। सी है कि P का ताप Q की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा और Q का तापमान P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है आपको बताना है। तो आप जान लीजिए कि थर्मोस्टेट जो होता है ये तापमान को स्थिर रखने में सहायक यंत्र है, इससे ऊर्जा की बचत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मोस्टेट संबंधित है किससे आपको बताना है। तो थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है, ये तापमान को स्थिर रखने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है। तो उत्तर है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। दोस्तों आप जान लीजिए थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी सिस्टम का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ताप अस्थायी किसे स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। करंट, टेम्परेचर, प्रेशर या हीट रेडिएशन। तो सही उत्तर है टेम्परेचर। दोस्तों ताप अस्थायी या थर्मोस्टेट जो होता है वो टेम्परेचर या ताप को स्थिर बनाए रखने का साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना या गलांक को घटाना। तो सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र कहते हैं और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ही उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2.22 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.33 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। तो चूंकि ये परिसीमा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे है, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, इसका कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए आपका सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। कथन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश यानी कम दाब और ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। कैसे? तो आप देख लीजिए दोस्तों कि क्यों अमोनिया जो है द्रवित करने के लिए कम दाब नहीं बल्कि उच्च दाब और परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। दोस्तों खाद्य पदार्थों और बर्फ की ट्रे से निष्कासित जलवाष्प और नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। ये बर्फ फ्रिज की कार्यक्षमता और शीतलन को प्रतिकूल प्रभावित करता है क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। अगला प्रश्न है दोस्तों शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई पर क्या असर पड़ता है? तो उत्तर है चौड़ाई भी दोस्तों बढ़ती है। आप देख लीजिए शीशे की एक छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी व्यास में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा वैचारिक है, सोचने लायक है। नीचे दिए हुए धातु के गोलक और धातु के वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर गोलक, यहाँ पर वलय दिया गया है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, किंतु ये धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जब हम धातु वलय को गर्म करेंगे तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन के प्रसारण के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है, आप जानते हैं, और तापन से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए और बी गर्म करने पर ए जो है बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो कौन सा रूप ग्रहण करेगी? तो सही उत्तर है देखिए ये ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विधाती पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है और पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है और अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। इस तरह से पट्टी गर्म करने पर जो है इस तरह से हो जाएगी।
अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चूंकि तांबा जो है कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व 8,920 से 8,960 किलोग्राम प्रति घन मीटर, कांच का घनत्व 2,400 से 2,800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। स्पष्ट है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है। फिर भी ये कथन का सही स्पष्टीकरण आपका नहीं है, इसलिए अभिष्ट उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्यों? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आप जान लीजिए, लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तो ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, लेकिन लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अध्याय ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।